हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू 10 ईयर PYQ सीरीज। अब इस सीरीज में आप सब जानते हैं कि हम 10 ईयर PYQs तो डिस्कस करते ही हैं, उसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारी सेल साइकिल और सेल डिवीजन से पूछे जाते हैं नीट में। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं अपने चैप्टर के FATs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, जिसमें FATs, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मियोसिस। मियोसिस 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मियोसिस 1 में जो हमारी प्रोफेज 1 है उसकी सब स्टेजेस से हमारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, जिसमें हमारी 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। अब देखो लेप्टोटीन में क्या होता है कि हमारी कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। दूसरी स्टेज है जाइगोटीन। जाइगोटीन में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग शुरू हो जाती है और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद आते हैं अगली स्टेज पे जो कि हमारी पेकाइटिन। पेकाइटिन में हमारी रिकॉम्बिनेशन होगी या कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमारी पेकाइटिन है। उसके बाद आ जाता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में बच्चे हमारी होगी क्या कि जो हमारे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था उसका डिसोल्यूशन शुरू हो जाता है और एक्स शेप्ड चियाज्मा स्ट्रक्चर बनता है। और लास्ट हमारी है डायकाइनेसिस। ये हमारी सब स्टेजेस हैं प्रोफेज 1। क्लियर है, यहां से क्वेश्चन हमारा फंस जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो माइटोसिस और मियोसिस की जो हमारी फेजेस हैं, जो कि हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इनके जो हमारे की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनको हम ध्यान देंगे कि हमारी जैसे मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। एनाफेज में हमारा सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं कि हमारी कौन से स्टेज में क्या हो रहा है। और फिर अगर मैं बात करूं तो हमारे सेल साइकिल का G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इनके जो डिफरेंसेस हैं वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये है। बहुत छोटा सा चैप्टर है और कीवर्ड्स, मतलब हम मैं कह सकती हूँ सेल साइकिल तो हमारे कीवर्ड्स का चैप्टर है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसी से हमें पता चल जाता है कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो सेल साइकिल और सेल डिवीजन शुरू करेंगे और जो हमारा टॉपिक होगा उसको पहले हम एक बार ब्रीफली में डिस्कस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, सेल साइकिल पे चलते हैं। अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो चलो एक बार बना लेते सेल साइकिल। तो जो भी हमारा सेल बना है, अब बनने से लेके जब तक वो डिवाइड नहीं हो जाता वो क्या बनाता है, वो उसके सारे के सारे इवेंट्स क्या है, हमारे सेल साइकिल। सेल साइकिल को हम 2 स्टेजेस में हम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, हमारी जो मैक्सिमम 95% है दैट इज इंटरफेज, और दूसरा है जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रही है जिसको कहा जाता है एम फेज। अब इंटरफेस को फर्दर 3 में डिवाइड किया जाता है, G1, GS और G2। ये हमारा है G1 फेज, G1 फेज या कह सकते हैं गैप 1। उसके बाद आता है S फेज, सिंथेसिस फेज। उसके बाद आता है G2 फेज और बाद में हमारा M फेज। अब M फेज हमारे 2 में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मैंने कहा ना M फेज में क्या होगी, डिवीजन होगी। अब डिवीजन पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन। उसके बाद होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो यहीं पे आ जाता है हमारी 2 स्टेज है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हमने 4 फेज में डिवाइड किया। ठीक है, ये हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और हमारा लास्ट है टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद हमारी आती है साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पे अगर मैं वर्ड्स की बात करती हूँ, देखो G1 को कहा गया गैप 1 फेज, या G1 को मैं क्या कह सकती हूँ,
प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि एस फेज से पहले आ रहा है। और जीवन में हमारी मोस्टली जो ऑर्गेनेली हैं वो डिवाइड करती है, डुप्लीकेट करती है। ऑल्सो अगर जीवन फेज की बात करूं तो जीवन फेज में हमारी डिवीजन नहीं होती, लेकिन हमारा जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, बट सिर्फ डिवीजन से रिलेटेड कुछ काम नहीं हो रहा, तो इसको रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं। जीवन फेज, गैप 1 फेज या प्री सिंथेटिक फेज। दूसरा आता है एस फेज। अब एस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है जो कि है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगी। और एनिमल सेल्स में बात करूं तो सेंट्रियोल हमारा डुप्लीकेट करेगा। ओके, उसके बाद आता है G2 फेज में। अब ये पूरा M फेज है, तो G2 फेज को मैं क्या कहूंगी? प्री M फेज। मतलब G2 फेज M फेज से पहले आता है तो प्री M फेज कह सकते हैं, गैप 2 फेज कह सकते हैं, या अब सिंस S फेज के बाद में आ रहा है तो पोस्ट सिंथेटिक फेज कह सकते हैं। G2 फेज में बच्चे हमारे जैसे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया ये डुप्लीकेट करते हैं। ऑल्सो हमारे ट्यूबुलिन और प्रोटीन सिंथेसिस होती है G2 फेज में। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल सेल साइकिल। अब सेल साइकिल में ये सेल साइकिल हमारा M फेज में जाके डिवाइड करना है, लेकिन अगर कोई सेल जिसको डिवाइड नहीं करना हो वो क्या करती है? हमारी सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती है फ्रॉम G1 फेज और वो एंटर कर जाती है G0 फेज में, जिसको कहते हैं क्यूसेंट फेज। अब G0 फेज में वो क्या होते हैं बच्चे? मेटाबॉलिक तो एक्टिव रहेगी, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगी, लेकिन वहां पे जाके वो डिवीजन नहीं करेगी। कभी अगर कुछ वाउंड हुआ या कुछ ऐसी कंडीशन आई तो करेगी, वरना नॉर्मली वो सेल्स डिवाइड नहीं करती। तो वो कौन सी फेज में चले जाते हैं? G0 फेज में चले जाते हैं, या इसी को कह देते हैं क्यूसेंट फेज में चले जाते हैं। क्लियर है? अब ये सेल साइकिल की हमारी समरी हो गई। अब यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन देख लो। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की स्टेजेस हैं, हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे, एक मिनट रुको, एक मिनट बच्चों, चलो करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें, जल्दी से बता दो। सबसे पहले कौन सा फेज आएगा? हमारा G1 फेज आएगा, गैप 1, तो E सबसे पहले आएगा। उसके बाद आता है S फेज, जो कि हमारा गैप 1 के बाद क्या आता है? सिंथेसिस फेज, तो C हमारा ऑप्शन B की तरफ जा रहे हैं हम। उसके बाद आता है G2 फेज, फिर आ जाएगा A, उसके बाद आती है हमारी कैरियोकाइनेसिस D, और बाद में आती है साइटोकाइनेसिस। तो ऑप्शन यहाँ पे B ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? आगे देखो क्वेश्चन, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेसेस। मैंने अभी बताया था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, मतलब हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा। अब एस फेज से रिलेटेड एक पॉइंट बहुत जरूरी है जहां पे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। अगर मैं डीएनए कंटेंट की बात करती हूँ, अगर हमारा डीएनए कंटेंट 2C था तो हमारा डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। ये पूरा का पूरा डीएनए ने अपनी एक कॉपी बना दी तो हमारा डीएनए कंटेंट हो जाएगा 4C। सपोज 46 पिकोग्राम डीएनए है तो कितना हो जाएगा? 92 पिकोग्राम डीएनए। ये होता है इस फेज में। दूसरे हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर, अब क्रोमोसोम नंबर में क्या है कि अगर इंटरफेस में हमारे क्रोमोसोम टाइप अरेंजमेंट होती नहीं है, अभी तो क्रोमेटिन की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन होती तो हमारा क्रोमोसोम इस तरीके से होता बिफोर एस फेज। अब उसमें क्या हुआ? डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो होता क्या है कि वो सिस्टर क्रोमेटिड बना लेता है इस तरीके से। क्या बना लेता है? सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी एक क्रोमोसोम है तो ये भी एक ही क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम नंबर रह जाता है सेम। क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा आफ्टर एस फेज, पर डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो एस फेज के बाद भी 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे तो सीधा पूछा है रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखो,
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, हमें मैच करना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एस फेज, एस फेज में होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। ओके, हमें पता है डीएनए रेप्लिकेट करता है। G2 फेज में क्या हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे। ओके, क्यूसेंट फेज हमारा वो फेज है जहां पे हमारा सेल डिवाइड नहीं करता, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा इनएक्टिव फेज में चला गया। मेटाबॉलिकली एक्टिव बट इनएक्टिव फेज कहा जाता है। फिर हमारा G1 फेज, G1 फेज में देखो, ध्यान से देखो, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 के लिए बोला था ना मैंने, प्री एस फेज और प्री एस फेज। एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो एस फेज से पहले और माइटोसिस के बाद कौन सा फेज आता है, G1 फेज। अब यहाँ पे मैच कर लो, A फोर्थ के साथ मैच हो गया, G2 फर्स्ट के साथ, C हमारा सेकंड और D थर्ड, ऑप्शन डी सही हो गया। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखिए, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल मैंने अभी बताया था डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियल डुप्लीकेशन हमारे सिंथेटिक फेज में होता है, एस फेज में होता है। आगे देखो, द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1। देखो G1 में अगर क्रोमोसोम हमारा 8 है, ठीक है, what would be the number of chromosome after S phase। अब S phase सिंथेटिक फेज, डीएनए रेप्लिकेट होगा, लेकिन हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर इज सेम, तो 8 का 8 ही रहेगा। ऑप्शन बी सही है, मैंने अभी समझाया था। अगर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है तो वो सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम। इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, identify the correct statement with regard to G1 phase of interphase। इंटरफेज के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, नहीं, डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन हमारा एस फेज में होता है, गलत हो गया। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस, हमारे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता सेल कंपोनेंट्स का, ये भी हमारा गलत हो गया। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल क्या रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, ग्रो करता है, सारी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन सब हो रहा है, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीएनए तो एस फेज में जाके रेप्लिकेट करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियर डिवीजन, नहीं, वो तो कैरियोकाइनेसिस एम फेज में होता है। ऑप्शन सी सही है। आगे देखो, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल, कुछ हमारी सेल्स हैं जो एग्जिट कर जाती हैं सेल साइकिल को एंड एंटर अ वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। यही बताया था ना, अगर किसी सेल को इनएक्टिव स्टेज में, जहां पे डिवाइड नहीं करना, वो कौन सी फेज में चली जाती हैं, क्यूसेंट स्टेज में, G0 फेज में, और ये एग्जिट कौन से फेज से करती है, G1 से। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, सेल्स इन G0 फेज, G0 फेज में सेल क्या करती है, एग्जिट कर जाती है सेल साइकिल। क्लियर है, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, आपको पता है गैप 1 फेज, G1 फेज, उसके बाद सिंथेटिक फेज, फिर G2 फेज और M फेज। ऑप्शन ए सही है। सेल साइकिल से आसान क्वेश्चन आते हैं और ट्रिक से ही बहुत जल्दी हो जाते हैं, और स्कोरिंग चैप्टर है हमारा, बहुत, अगर आप एक बार पढ़ लेते तो आप जल्दी से भूलते नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। आगे देखो, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। अब देखो यहाँ पे क्या समझोगे, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे अकर करेगा, एस फेज में अकर करेगा, और हम इसको टिक कर देंगे, पर ये हो जाएगा हमारा गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो हमने G1, G2 एस फेज पढ़ी, एम फेज पढ़ी, माइटोसिस, ये हमारे बैक्टीरिया में नहीं होती। ये हम किसकी बात कर रहे थे, हमारे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे थे। हमारे, अगर मैं बैक्टीरिया में बात करते हूँ, बैक्टीरिया में तो फिशन होता है, बर्डिंग होती है, और डीएनए रेप्लिकेशन प्रायर टू फिशन हो जाता है, ताकि दोनों सेल्स में इक्वल डीएनए चला जाए। क्लियर है, ऑप्शन बी सही हो गया। आगे चलो, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, सेल ग्रोथ में डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होगा, सिंथेटिक फेज में होगा, एस फेज में होगा, आपको पता है।
आगे देखो, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? अगर देखो हमारे होता क्या है कि S फेज में हमारा DNA रेप्लिकेशन होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन अगर रुक जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो एरर आने के चांसेस हैं। तो कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो रेगुलेट किए जाते हैं कि आगे सेल अगली स्टेज में मूव ना करें, और उनमें हमारा अगर एस फेज में कोई दिक्कत है, कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट रहता है? G22M चेक पॉइंट। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे ये दोनों ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब एस फेज में कोई दिक्कत आई तो G2 के बाद रोक सकते हैं। अगर एस फेज में दिक्कत आई है तो G1 पे कैसे रोकेगा? वो तो उससे मूव कर चुका है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखो, a somatic cell that has completed S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has। अगर मैं बात करती हूँ, देखो गैमीट की बात करते हैं। गैमीट के पास अगर मैं बात करूं तो हमारा N DNA हैप्लॉइड DNA और C हमारा DNA कंटेंट। क्लियर है? इसके लिए हमें मियोसिस का डायग्राम बनाना पड़ेगा। जल्दी से बनाओ। G1 S G2 मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 के प्रोडक्ट होते हैं गैमीट। क्लियर है? अगर मैं G1 की बात करती हूँ, G1 के पास अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए अगर नॉर्मली हमारा 2C है और क्रोमोसोम नंबर हमारा 2N है। अब एस फेज में डीएनए कंटेंट 4C हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर रहेगा सेम। G2 में कंटेंट और डीएनए में आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। M1 में क्या होगा कि हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्रोमोसोम नंबर हो जाता है हाफ, और सिंस डीएनए कंटेंट 2 सेल्स में बट रहा है तो हमारा डीएनए कंटेंट भी हो जाएगा हाफ। अब मियोसिस 2 में यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम थे तो मियोसिस 1 में एक में ये क्रोमोसोम चला जाएगा, एक में ये क्रोमोसोम चला जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। मियोसिस 2 की अगर मैं बात करती हूँ, मियोसिस 2 में हमारा सेपरेशन होता है क्रोमेटिड का, जिसकी वजह से एक सेल में ये चला जाएगा, दूसरे सेल में ये चला जाएगा, तो क्रोमोसोम नंबर रहेगा सेम, लेकिन इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है लेकिन हमारा जो डीएनए कंटेंट है वो भी हो जाता है हाफ। तो मियोसिस 1 हो या मियोसिस 2 हो, डीएनए कंटेंट तो हाफ होगा, क्योंकि जो डीएनए कंटेंट है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, मियोसिस 1 में भी और मियोसिस 2 में भी। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करती हूँ, मियोसिस 2C कंटेंट है तो एस फेज के बाद कंटेंट क्या था? 4C था। तो हम क्या कहेंगे? अमाउंट 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। अगर गैमेट के पास C है तो हमारा 4C होता है, और अगर गैमेट के पास N का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो एस फेज में होता है 2N, तो मतलब ट्वाइस। ऑप्शन कौन सा सही है? ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। क्लियर है? इसको हम एक बार डिटेल में मियोसिस में भी पढ़ लेंगे, चिंता की बात नहीं है। अगला आ जाता है M फेज। ठीक है, अब M फेज हमारा माइटोसिस फेज है, और माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसके लिए ये चार्ट बना लेते हैं जल्दी से। G1 S G2 और M फेज। अगर डीएनए कंटेंट बात करूं, G1 में 2C है और क्रोमोसोम नंबर है 2N, तो सिंथेटिक फेज में हमारा डीएनए कंटेंट डबल होगा लेकिन क्रोमोसोम नंबर रहेगा C। एक्सप्लेन किया था, इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड बनाएंगे लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम। G2 में हमारा कोई डिफरेंस नहीं आता, ये यही रहेगा। M फेज में क्या होगा कि हमारा सिंस एक सेल से 2 सेल्स बननी है, ठीक है, तो हमारा होता क्या है कि ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। एक सेल में हमारा ये क्रोमेटिड जाएगा, दूसरे में इसका ये क्रोमेटिड, और दूसरी सेल में इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बनेंगे।
अगर डीएनए कंटेंट की बात करूं तो आधा डीएनए कंटेंट रह गया इसमें और आधा चला गया इसमें, तो डीएनए कंटेंट हो जाएगा हाफ, डीएनए कंटेंट हो जाएगा 2C। और क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इस पेरेंट सेल के पास अगर 2 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे भी 2 ही पहुंचे और यहाँ पे भी 2 ही क्रोमोसोम पहुंचे, इसका मतलब है क्रोमोसोम नंबर रहेगा सेम। अगर अब मैं कंपेयर करती हूँ एम फेज के प्रोडक्ट में और जीवन में प्रोडक्ट में, अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो सिंस हमारा डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर सेम है टू जीवन और क्रोमोसोम नंबर, तो ये इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, कि पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में डीएनए कंटेंट और हमारा क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलो। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, यहाँ पे देखो एम फेज, ये हमने ग्राफ तो डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है माइटोसिस फेज, जिसमें आता है हमारा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेज है। प्रोफेज, प्रोफेज में हमारा कंडेंसेशन शुरू हो चुका है, डीएनए क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना रहा है और हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर चुका है, हमारे गोल्जी एपरेटस या बाकी ऑर्गेनेली हमारी गायब होने लगी है, न्यूक्लियोलस हमारा गायब होने लग गया है। ये सब होता है प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज में बच्चों हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली गायब हो चुकी है और कंप्लीटली गायब होने के बाद हमारे शुरू हो जाता है मेटाफेज। उस टाइम पे हमारे जो क्रोमोसोम है वो थिकेस्ट स्टेज पे रहते हैं, इसलिए वो हमारे मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। हमारे जो क्रोमोसोम है वहां से हमारे स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं काइनेटोकोर पर, मतलब अगर ये मैं इस क्रोमोसोम की बात करती हूँ, यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर है जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर अटैच करते हैं। ये कहाँ पे होता है? मेटाफेज। और मेटाफेज में अटैच करने के बाद ये क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं एनाफेज की बात करती हूँ, अगली स्टेज क्या है? एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि हमारा जो क्रोमेटिड सेपरेट होता है, कि 2 क्रोमेटिड हैं ये इस तरीके से अलग हो जाए, ठीक है। तो हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा है, क्रोमेटिड सेपरेट कर रहे हैं। होगा क्या? अगर ये सेल है तो ये क्रोमेटिड एक में चला जाएगा और ये दूसरा क्रोमेटिड दूसरे में, यहां से सेपरेट कर जाएंगे ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। तो एनाफेज माइटोसिस में याद रखना क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। उसके बाद आ जाते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में हमारा ऑपोजिट रहता है प्रोफेज के। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, टीलोफेज में बन जाएगी। प्रोफेज में हमारा क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना था, टीलोफेज में क्रोमोसोम से वापस क्रोमेटिन बन जाता है। और जो हमारे गोल्जाई कॉम्प्लेक्स या अदर ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हुई थी वो रीअपियर कर जाती है हमारे टीलोफेज, ठीक है। इसके बाद हमारी सेल मूव करती है साइटोकाइनेसिस, क्योंकि यहाँ तक हमारा न्यूक्लियर तो डिवीजन हो गया, लास्ट तक इस तरीके का स्टेज देखने को मिलता है, इस तरीके से। अब होगा हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड। 2 तरीके का होता है, एक है एनिमल सेल की बात करेंगे और दूसरी हम बात करेंगे प्लांट सेल। अगर एनिमल सेल की बात करूं, एनिमल सेल में होती है हमारी क्लीवेज। हमारी 2 सेल्स, अगर ये सेल है तो हमारी इस तरीके से क्लीव करना शुरू करती है टूवर्ड्स द सेंटर और अलग हो जाएगी। तो कैसा है? हमारी सेंट्रीपिटल होगा, ऐसे क्लीवेज फॉर्म करेगी। क्लियर है? दूसरे हम बात करते हैं प्लांट सेल की। प्लांट्स में हमारी सेल प्लेट बनती है बीच से। अगर ये हमारा सेल है तो बीच से सेल प्लेट बनेगी और अवे फ्रॉम द सेंटर वो मूव करेगी। क्या बनेगी? फ्रेगमोप्लास्ट, क्या कहा जाता है? प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ओके, अब इसके सारे क्वेश्चंस इसी से क्लियर हो जाएंगे, जल्दी से करते चलो। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर, कौन से फेज में? मेटाफेज, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन, इनमें से कौन सा जो माइटोटिक सेल डिवीजन में नहीं होता। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होता है, बिल्कुल, हमारे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, क्रोमेटिड बनते हैं, सही है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच करते हैं काइनेटोकोर पे, बिल्कुल मेटाफेज में करते हैं। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, कि हमारे जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, कौन से फेज में, प्रोफेज में। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मियोसिस में होती है हमारे जाइगोटीन में, लेकिन मेटाफेज हमारे माइटोसिस में नहीं होती, मियोसिस में होती है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये तो बोला था कि जो माइटोसिस में कभी नहीं होती, तो ये चीज माइटोसिस में कभी नहीं होती। आगे देखो, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रेफरेंस टू माइटोसिस। चलो, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, कि हमारे ये अगर इस तरीके से अलाइंड है हमारा क्रोमोसोम, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं एनाफेज में, बिल्कुल। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेट पे हमारे मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं, सही बात है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, कि हमारे जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच करते हैं सेंट्रोमियर के, गलत नहीं हो गया, कैसे गलत हो गया, कि हम क्या कहते हैं कि ये अगर हमारा क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर के बाहर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है, और काइनेटोकोर पे आके हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच करता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, काइनेटोकोर होना चाहिए था। ये हमारा ऑप्शन ही सही है, स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सही है। अगली देख लो, फिर भी क्रोमोसोम डीकंडेंस करते हैं टीलोफेज में, क्रोमोसोम डीकंडेंस करके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो गया, ठीक है। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। चलिए, सबसे पहले प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, हमारा कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन, ये तो सबसे पहले है, कंडेंसेशन होगा और हमारी न्यूक्लियर डिसअसेंबली होगी, न्यूक्लियर डिसअसेंबली, क्लियर है। न्यूक्लियर डिसअसेंबली ये सारे प्रोफेज के इवेंट है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है। फिर आते हैं एनाफेज जिसमें सेंट्रोमियर डिवीजन होता है, ये भी सही है। उसके बाद हमारे जो क्रोमेटिड है वो सेग्रीगेट करते हैं और लास्ट में आ जाती है टीलोफेज। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया, क्लियर है। यहाँ पे अगर हम देखें कंडेंसेशन, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, ये भी हमारे ऑप्शन सही है, पर मोर एप्रोप्रिएट कौन सा है, न्यूक्लियर डिसअसेंबली, जो कि हमारा मेंशन कर दिया, इसमें तो मेंशन नहीं कर रखा, क्लियर है। हमारे मोस्ट एप्रोप्रिएट जाएंगे, पर सी भी सही हो सकता था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। देखो, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स वो प्रोटीन है जो एनाफेज कराता है। अब एनाफेज क्या कराता है कि अगर ये हमारा क्रोमेटिड, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, तो हमारा वो सेंट्रोमियर को स्प्लिट कराता है और क्रोमेटिड को सेपरेट करता है। कौन करा रहा है, एपीसी। अगर एपीसी हमारा म्यूटेट कर गया या फिर हमारा इनएक्टिव हो गया, उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा सेग्रीगेशन हो रहा था या हमारा जो क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे वो आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो अगर ऑप्शंस की तरफ मैं जाऊं, इफ एपीसी इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, तो क्या होगा, हमारे क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ऑप्शन बी सही हो गया, मतलब जो एनाफेज का काम होना था वो रुक जाएगा। आगे चलो, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, ऑप्शन डी सही है। और ये कब होता है, कौन से फेज में होता है, मेटाफेज में होता है, क्लियर है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ
ड्यूरिंग माइटोसिस, कि इनमें से वो कौन सा फीचर है जो माइटोसिस में नहीं होता। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है प्रोफेज में, हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। साइनेप्सिस, क्या हमारी साइनेप्सिस होती है? देखो साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जिससे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, पेयरिंग है, ये कब वहाँ होती है? जाइगोटीन में होती है, हमारे मियोसिस में होती है। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन बी ही सही हो गया। ऑप्शन ए क्या है? क्रोमोसोम मूवमेंट, बिल्कुल हमारी क्रोमोसोम मूवमेंट होती है जिससे वो प्रोफेज के जो हमारे क्रोमोसोम है वो अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला फेज, अगली हमारी साइकिल है जो कि है रिडक्शनल डिवीजन, जिसको कहा जाता है मियोसिस। चलो मियोसिस को हम एक बारी ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। मियोसिस के हम दो स्टेज पढ़ते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में सबसे पहले आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की मैंने सब स्टेजेस बताई थी आपको। सबसे पहले क्या आएगी? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होगा? हमारा क्रोमोसोम का, हमारा जो क्रोमेटिन है वो थोड़ा कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। दूसरी स्टेज आती है हमारी जाइगोटी। जाइगोटी, अब जाइगोटीन में क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से पेयरिंग शुरू हो जाती है। ये हमारे क्रोमोसोम है, इनकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जिनका जो जीन अरेंजमेंट है वो सेम होगा। मतलब ये भी क्रोमोसोम 1 है, ये भी क्रोमोसोम 1 है, इनकी पेयरिंग होगी। ये क्या बनाएगा? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, साइनेप्सिस, और बनेगा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे? जाइगोटीन। अब यहाँ पे हमारा बना है बाईवेलेंट, या मैं कहूँ टेट्राड, क्योंकि सिंस दो क्रोमोसोम पेयर्ड फॉर्म में है, इसको कहा जाता है बाईवेलेंट। और 1 2 3 4 4 क्रोमेटिड हैं तो टेट्राड। अब ये फॉर्मेशन तो जाइगोटीन में हो गया है, लेकिन जो इसका अपीयरेंस, हम कहते हैं अपीयरेंस कहाँ पे देखने को होता है? पैकाइटिन में। फॉर्मेशन हमारे टेट्राड की हो जाएगी जाइगोटीन में, क्लियरली वो पैकाइटिन में देखते हैं। पैकाइटिन में होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जिसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, या इसी को कह देते हैं क्रॉसिंग ओवर, मतलब हमारे जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो जाता है। उसके बाद आती है हमारी डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा? अगर ये इस तरीके से पेयर्ड कंडीशन है, ठीक है, तो हमारे डिसोल्यूशन होने लगता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। तो जो पेयर हुई थी वो अलग होने लगते हैं, एक्सेप्ट फॉर द साइट जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई। मतलब सिर्फ उसी साइड पर अटैच रहेंगे, बाकी वो डिसॉल्व करना लग जाएंगे, और यहाँ पे ये बना लेते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है चियाज्म। चियाज्म, क्लियर है। उसके बाद अपनी स्टेज आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, देखो डिप्लोटीन हमारी वेरियस ईयर तक एग्जिस्ट कर सकती है, चियाज्मा स्टेज। डिप्लोटीन के एंड में ये चियाज्मा डिसॉल्व होने लग जाता है, और हमारा चियाज्मा कंप्लीटली टर्मिनेट कर जाता है डाइकाइनेसिस में, जिसको बोला जाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा। कहाँ पे? डाइकाइनेसिस। ये पूरी की पूरी प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 के बाद जाते हैं मेटाफेज 1 में, जहां पे ये हमारे क्रोमोसोम है ये डबल मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। और उसके बाद ये प्रोफेज 1, उसके बाद आ जाएगी मेटाफेज। मेटाफेज 1 में हमारी होगी डबल मेटाफेजिक प्लेट, मतलब इस तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एनाफेज 1 में।
एनाफेज 1 में क्या होगा कि अगर ये हमारा सेल है और इस तरीके से अलाइन कर रखे हैं आपस में, ये मेटाफेसिक प्लेट है दो, तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे, एक इधर चले जाएंगे आधे और आधे चले जाएंगे इधर। क्लियर है? तो यहाँ पे होता क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक मिनट बच्चों, ये हमारी मेटाफेसिक प्लेट होगी, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज में क्या हो रहा था, माइटोटिक एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर रहा था, क्रोमेटिड अलग हो रहे थे, लेकिन एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर हमारा हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है मियोसिस के प्रोडक्ट। उसके बाद तो टीलोफेज और उसके बाद आती है इंटरकाइनेसिस, जो कि शॉर्ट लिव्ड है। दो मियोसिस स्टेज के बीच में आती है इंटरकाइनेसिस, जहां पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता। उसके बाद जो हमारी अगली है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ये सिमिलर रहती है माइटोसिस के, जो आपने पढ़ा था। अब यहीं से हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैक्टोटेन। मैंने कहा था ना कि कंडेंसेशन शुरू हो गई है, तो क्रोमोसोम अपीयर करने लग गया है लैक्टोटीन में। सेकेंड स्टेटमेंट, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये डिप्लोटीन स्टेज में हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व करने लग जाता है और चियाज्मा बनाता है, चियाज्मा, जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा, तो ए हमारा सेकंड से मैच हो गया। पैकाइटिन में होगी रिकॉम्बिनेशन, जिसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और उसके टाइम पे हमारा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, बी फोर्थ से मैच हो गया। फिर आती है हमारी जाइगोटीन। जाइगोटीन में होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्योंकि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, जिसको कहा जाता है साइनेप्सिस। डी है लेप्टोटीन, जहाँ पे हमारे क्रोमोसोम थिन लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ए हमारा सेकंड से मैच हो गया, बी फोर्थ से, सी फर्स्ट से और डी थर्ड से, ऑप्शन ए सही। क्लियर है? हमारा नीट 2024 का क्वेश्चन था, हमारे वही प्रोफेज 1 से ही क्वेश्चन आ रखा है। अगला देखो, फिर से हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ध्यान देखो, मियोसिस में डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, एनाफेज 1 में तो मैंने बता दिया था होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे, लेकिन ये भी बताया था ना एनाफेज 2 सिमिलर रहता है एनाफेज ऑफ माइटोसिस, जहाँ पे स्प्लिट होता है सेंट्रोमियर, कहा जाता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर या क्रोमेटिड सेपरेट। ऑप्शन डी सही है। अगला देखो, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी हमें। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन इन लेप्टोटीन। टेट्राड फॉर्मेशन तो पैकाइटिन में दिखता था, बनता जाइगोटीन में था, ये गलत हो गया। ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। माइटोसिस में हमारे जो अगर क्रोमोसोम है तो सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, सही स्टेटमेंट है। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन। पैकाइटिन में तो हमारी क्रॉसिंग ओवर होती, क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। ये जो टर्मिनलाइजेशन है ये तो डाइकाइनेसिस में होता है, गलत हो गया। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ER आर रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज। हमारे जो ER न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में, वो टीलोफेज में रीअपियर हो जाते हैं, सही स्टेटमेंट है। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये गलत है। क्यों गलत है? क्रॉसिंग ओवर अगर ये मैं बात करूं, ये देखो, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, दूसरे कलर से बना देते, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो हमारी क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक, ठीक है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं,
आपस में, और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। और क्रॉसिंग ओवर किस में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब वो क्रोमेटिड जो एक क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है। किसमें होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, लेकिन किसमें? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। सही स्टेटमेंट कौन सी है? बी और डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी एंड डी ओनली। अगला देखो, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। हमारी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब बनेंगी? जब रिकॉम्बिनेशन होगा, और रिकॉम्बिनेशन होता है पैकाइटिन स्टेज में। और जो रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल है वो वही तो साइट है जहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल वहां बनते हैं जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान से देख लेना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। बिल्कुल, मियोसिस 2 के बाद कितने हैप्लॉइड सेल बनते हैं? 4। सही स्टेटमेंट है। देयर आर 2 स्टेजेस इन मियोसिस 1, एक मियोसिस 1 एक मियोसिस 2, ये भी सही चीज है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 2 में देखो एस फेज नहीं आता, इंटरकाइनेसिस फेज आता है जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। तो यहाँ पे तो लिखा है होती है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। क्लियर है? पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की मियोसिस 1 में, वो भी कौन सी स्टेज में? हमारी पैकाइटिन स्टेज में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। इनमें से कौन सी मियोसिस है जहाँ पे डिवीजन होगा सेंट्रोमियर का? एंड दैट इज एनाफेज 2। क्लियर है? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज। प्रोफेज की वो कौन सी स्टेज है जहां पे टर्मिनलाइजेशन हो रहा है? और टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा कौन सी स्टेज में पढ़ा था? डाइकाइनेसिस में पढ़ा था। ऑप्शन डी सही है। मतलब चियाज्मा जो फॉर्मेशन हुई थी वो भी डिसॉल्व, टर्मिनलाइज हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देखो दो चीजें, अगर आपके पास आता है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो वो कहाँ पे हुआ था? हमारे डिप्लोटीन में हुआ था। और डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हुआ, सिर्फ वहीं पे अटैचमेंट बची जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जिसकी वजह से एक्स शेप स्ट्रक्चर मतलब चियाज्मा फॉर्मेशन हुआ, चियाज्मा फॉर्मेशन। दूसरी लाइन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी वो थी टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा, मतलब जो हमारा चियाज्मा बना, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज्मा, मतलब जो चियाज्मा का टर्मिनलाइजेशन है वो कंप्लीट कहाँ पे होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। क्लियर है? इन दोनों से बहुत क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो यहाँ पे तो डिसोल्यूशन पूछा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। जाइगोटीन में क्या हो रहा है? हमारी साइनेप्सिस, पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की। पैकाइटिन में हो रही है क्रॉसिंग ओवर। और डिप्लोटीन में क्या हो रही है? डिप्लोटीन में हमारा चियाज्मा फॉर्मेशन हो रहा है। और डाइकाइनेसिस में चियाज्मा का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, मतलब टर्मिनल तक पहुंच चुके। तो यहाँ पे हमारे पास ए हमारा 4th से मैच कर गया, बी 3rd से, और सी 2nd से, और डी 1st से। एक ही ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखो, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस विच क्रोमेटिड। अभी मैंने बताया था ना कि ये 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो हमारी मियोसिस किन के बीच में होगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ
होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये कौन से स्टेज पे होती है, पैकाइटीन स्टेज पे होती है प्रोफेज 1 के। ऑप्शन बी सही है। क्लियर है, ये सिस्टर नॉन सिस्टर, होमोलोगस नॉन होमोलोगस, ये चीज अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन में है द रेट ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस, कि हमारे जो पेयरिंग हुई थी होमोलोगस क्रोमोसोम की, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, उसका सेपरेशन कब होता है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कब होता है, डिप्लोटीन में। किसकी बात कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारे ऑप्शन बी सही है। आगे क्वेश्चन देखो, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर बच्चे कौन से फेज में होगा, पैकाइटीन में होगा, अभी बताया था, ऑप्शन सी सही है। आगे देखो, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, हमें अरेंज करनी है ये इवेंट्स मियोसिस में। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे देखूं, तो सबसे पहले तो क्या होगा, डिसअपीयरेंस होगा न्यूक्लियोलस का। अच्छा नहीं, यहाँ पे मियोसिस की बात हो रही है, ठीक है। मियोसिस में प्रोफेज 1 है, जिसमें सबसे पहला फेज है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में तो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, वो ऑप्शन नहीं है। दूसरा है जाइगोटीन, जाइगोटीन में होती है साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो सबसे पहले आ जाएगा सेकंड। साइनेप्सिस पेयरिंग होने के बाद होगी क्रॉसिंग ओवर, जो कि कौन से फेज में होती है, पैकाइटीन फेज में होती है, फिर आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद हमारे जो डिप्लोटीन स्टेज है, जहाँ पे हमारा होता है डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो ऑप्शन में नहीं है। फिर आती है हमारी डाइकाइनेसिस, जहाँ पे टर्मिनलाइजेशन होता है चियास्मा का, कौन से फेज में, डाइकाइनेसिस में, तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, और ये थर्ड आ गया। उसके बाद हमारी जो लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस, उसमें फिर क्या होता है, डिसअपीयरेंस होता है न्यूक्लियोलस का, फोर्थ, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्लियर है, अगला देखो, करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें, कॉलम 1 और कॉलम 2 मैच करना है। वही बात है, हमारे प्रोफेज से ही क्वेश्चन आ रहा है, मियोसिस के प्रोफेज 1 से, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। साइनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम, कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कहाँ पे अलाइन कर रहा है, पेयरिंग हो रही है कौन से फेज में, जाइगोटीन। ठीक है, उसके बाद देखो, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज हमारा रिकॉम्बिनेशन में काम आता है, क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रही है, पैकाइटीन में ही तो हो रही है, तो ए तो सेकंड से मैच हो गया, सी हमारा फिफ्थ से मैच हो गया, तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। आगे देख लो, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, हमारा सिंथेसिस होती है आरएनए प्रोटीन की, ट्यूबुलिन की, कहाँ पे, G2 फेज में, तो बी हमारा थर्ड से मैच हो गया। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, हमारा सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हो रहा, एक ऑप्शन ए है एनाफेज और दूसरा है एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में। देखो सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हो रहा है, सेंट्रोमियर सेपरेट होता है एनाफेज 2 में या एनाफेज ऑफ माइटोसिस में। कि सेंट्रोमियर सेपरेट ना हो, हमारे जो क्रोमेटिड हैं होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होके अलग अलग चले जाएं, जो कि होता है एनाफेज 1 में। डी हमारा फोर्थ से मैच हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। क्लियर है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द लास्ट 10 years PYQ ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हमने सेल साइकिल पढ़ लिया, माइटोसिस पढ़ लिया और मियोसिस 1 की सारी स्टेजेस पढ़ ली, और हमने कंपेयर कर लिया डीएनए कब डबल होता है या क्रोमोसोम नंबर, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, एफएटीज, और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी रिकॉल, वहाँ पे हम अलग से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अगर किसी टॉपिक में आपको कुछ प्रॉब्लम आई या किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपको फंस गया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच।